हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वनस्पति संसाधन की। उसी के अंदर हमने विश्व के संदर्भ में वनस्पतियों को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में हम वनस्पतियों के वर्गीकरण की बात करेंगे। उसके अंदर इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन हमें लास्ट में हमने जो प्रकार वितरण पढ़े थे उन प्रकारों से संबंधित पूछा जाएगा। वैसे डिटेल में हम उनको पढ़ लिया, इनको अब नहीं पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि सेम वैसी की वैसी पोजीशन अपने भारत में भी लागू होती है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। ऐसे बन जाएगा कि विश्व के प्राकृतिक संसाधनों को विभाजित करते हुए या उसके प्रकारों को बताते हुए भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति या वन संसाधन का विस्तृत वर्णन कीजिए। या भूमध्य सागरीय की जगह आपको पूछ लिया जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर ऐसे नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन को घुमाया जाएगा तो क्वेश्चन को ऐसे घुमा देगा कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बताते हुए उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आज का न्यू टॉपिक है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट विश्व के संदर्भ में पढ़ लिया था। अब हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो भारत की न्यू टॉपिक है अपना भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियाँ आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर का नाम। इसके संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ें। प्राकृतिक का मतलब हो गया कि वह वनस्पति जिसके अंदर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की जलवायु इनसे संबंधित उसी को अनुसार या उन्हीं को आधार मानते हुए वहाँ के वन उस आधार पर अपने आप को पूर्ण कर लेते हैं। वहाँ पे प्राकृतिक प्रकार की वनस्पति होती है जिसमें नेचर का हाथ होता है, अपना कोई हाथ नहीं होता। नेचर में मिट्टी और जलवायु निर्भर करती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, यानी उस मिट्टी के अनुसार वहाँ का वनस्पति कैसी होगी। वहाँ की जलवायु कैसी है तो उसके अनुसार वहाँ की वनस्पति विकसित होती है। तो आपको प्राकृतिक वनस्पति पढ़ना जिसमें मिट्टी और जलवायु को आधार लिया गया है। किसको आधार लिया है? मिट्टी को और जलवायु को। इसके अंदर इसका वर्गीकरण किया है 6 रूपों में। उन 6 रूपों को हम देख लेते हैं एक बार। इसको हम 6 रूपों में वर्गीकरण को लिया है। पहला है इसमें अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। दूसरा लिया है इसके अंदर उष्णकटिबंध के बाद में यहाँ पे पतझड़ या पर्णपाती वन। ठीक है। तीसरा लिया है इसके अंदर उष्ण या शुष्क वन। अगला प्रकार लिया इसके अंदर मरुस्थलीय वन। अगला प्रकार लिया है इसके अंदर मरुस्थल के बाद में यहाँ पे दलदली या ज्वारीय वन। और लास्ट पॉइंट लिया है इसके अंदर पर्वतीय वन। आ गया समझ में? इसके अंदर ये 6 प्रकार लिए हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जिसमें पतझड़ या पर्णपाती वन है, जिसके अंदर उष्ण या शुष्क वन है, जिसके अंदर मरुस्थलीय वन है, दलदली या ज्वारीय वन है और पर्वतीय वन है।
इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। इन 6 प्रकारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहला प्रकार हम लेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे हम बात करें इनकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, तो इस प्रकार के वन वहाँ पर होंगे जहाँ पर 24 डिग्री टेम्परेचर होगा। कितना होगा? 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इससे अधिक होना चाहिए, इससे भी अधिक। पहली विशेषता आ गया समझ में। ये वन वहाँ पे होंगे, यानी भारत के उन क्षेत्रों में होंगे जहाँ पे टेम्परेचर 24 डिग्री से अधिक होगा। दूसरी कंडीशन होती है ये वहाँ पे होंगे जहाँ पे वार्षिक वर्षा औसत रूप में 200 सेंटीमीटर होगी। दूसरी कंडीशन ये है, समझ में आ गया। 2 मुख्य कंडीशन है इन वनों की। ये वन है कहाँ पे? ये वन भारत में है पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग और ये वन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और है ये पूर्वी राज्य और ये है तराई क्षेत्र। इसको हम डिटेल से समझेंगे अब, ठीक है। ये बातें आपको मुख्य रूप से याद करनी है। इनको हम अब डिटेल से कैसे समझते हैं, देखते हैं। भारत की स्थिति में इन क्षेत्रों को, और यहाँ पे ये टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे ये वर्षा ज़्यादा क्यों होती है, यहीं पे ही तराई क्षेत्र कौन से हैं और इनको तराई क्षेत्र क्यों कहा जाता है, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देख लेंगे। आइए हम इसको चर्चा करते हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की टेम्परेचर यहाँ पे 24 डिग्री, वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम भारत को लेते हुए, यहाँ पे जैसे ये भारत का मानचित्र है, इस भारत के मानचित्र में यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे ये भारत वाला मानचित्र में इसमें देखें तो अपने भारत में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य कितने हैं। छोटी सी बात है, लेकिन बहुत से स्टूडेंटों को अभी तक ये नहीं पता कि भारत के राज्य कौन सा कहाँ पर है। ईमानदारी से अगर जिसको नहीं पता हो वो इन राज्यों को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, यानी इसकी लोकेशन देख लेना। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अपने राज्य कितने हैं? 28 हैं और 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात आप ध्यान से देख लेना। आप बीए सेकेंड ईयर में हो गए हो तो बीए सेकेंड ईयर में आपको भारत के संबंधित जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो भारत के बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्यों पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर विश्व के संदर्भ में चलेगा। आपका प्रवेश में भी विश्व के संदर्भ में चला है, सेकेंड ईयर में भी विश्व के संदर्भ में चलेगा, लेकिन फाइनल में आपका भारत में आ जाओगे आप तो। लेकिन फिर भी आपको भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे हम बात करें अपने आज जो राज्य हैं वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला, इसको यहाँ पे केंद्र शासित बना करके 2 प्रदेश कर दिए गए थे। एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख वाला, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे ये पंजाब राज्य है, यहाँ पे इसके पास में हरियाणा है, यहाँ हिमाचल प्रदेश और यहाँ उत्तराखंड वाला राज्य, ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान के यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पे हम राजस्थान की बात करें, यहाँ पे ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश, इसके पास में छत्तीसगढ़ और यहाँ पे ये महाराष्ट्र के पास में यहाँ छोटा सा राज्य है गोवा, और ये है कर्नाटक, और यहाँ केरल, ये तमिलनाडु, ये वाला आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे ओडिशा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें झारखंड की, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे ये बिहार वाला, इसके पास में ये असम राज्य है, ये वाला क्या है असम राज्य, इसके बीच में ये जो क्षेत्र मेघालय का है, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड, और ये अरुणाचल, और ये सिक्किम, यहाँ पे ये राज्य हैं, ठीक है। यहाँ की बात करें ये लक्षद्वीप समूह है, इसके पास में यहाँ पे ये जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करिए राज्यों की, तो राज्य तो मैंने 28 बता दिया आपको। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे बिहार, ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे महाराष्ट्र, ये गोवा, और यहाँ पे कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, इधर की ओर ये सिक्किम, यहाँ पे असम है, यहाँ मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये तो हो गए 28 राज्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश 8 कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये तो हो गया जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, 2 वाले तो ये हो गए 2। और यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की सीमा पे एक है चंडीगढ़, यहाँ हरियाणा के पास और राजस्थान के पास में है दिल्ली, ठीक है। 4 हो गए। 5 दादर नागर हवेली और दमन दीव तो यहाँ पे है, दादर नागर हवेली यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पे है, तो दोनों को अब एक कर दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे 5 हो गए, ये 6ठा लक्षद्वीप हो गया, 7वां यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया, और 8वां हो गए यहाँ पे पुदुचेरी। पुदुचेरी 3 राज्यों से संबंधित है, जिसके अंदर 4 ज़िले हैं। यहाँ पे पुदुचेरी यहाँ केरल से में भी है, पुदुचेरी यहाँ आंध्र प्रदेश येनम है, यहाँ पे माहे ज़िले यहाँ येनम, और तमिलनाडु के 2 ज़िले हैं पुदुचेरी और कराईकल। तो यहाँ पे मुख्य शाखा तो ये तमिलनाडु की है पुदुचेरी की, और यहाँ पे माहे, येनम, कराईकल और पुदुचेरी, ये 4 ज़िलों से मिलकर के पुदुचेरी बनती है। 8वां केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया। तो आपको मोटा मोटा याद हो गया होगा। तो इतनी बातें बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इसके, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ने हैं। तो इसके अंदर हम बात करें तो इस क्षेत्र में भारत की विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ इसके एक दक्षिण में रेखा गुजरती है, विश्व के संदर्भ में आप पढ़ते होंगे, बहुत बार आपको दिखाया भी होगा। यहाँ पे 0 डिग्री रेखा दिखाई है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से भारत स्टार्ट होता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे तापमान कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे तापमान, यहाँ जैसे कर्क रेखा है, कर्क रेखा तक ज़्यादा ही होता है। भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। यहाँ पे इस राजस्थान वाले पार्ट को लेते हुए, ये राजस्थान और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम को से लेते हुए ये एक रेखा गुजरती है। उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेखा है कर्क रेखा है, ये जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो इस भाग में ये जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध का है। हमने बहुत बार बात कर ली है, कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध का होता है। उसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध होता है और उससे ऊपर 66.5 के बाद में शीत कटिबंध होता है। तो ये जो भाग है वो उष्णकटिबंध का है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये बात हमने पढ़ ली है। और भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र, यानी कि यहाँ से ये पवनें जाती हैं, दक्षिणी पूर्वी पवनें, ये यहाँ पे क्या कर लेंगी, वर्षा कर देगी। तो इनके तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे वर्षा वाले क्षेत्र भी होंगे। यानी वर्षा कहाँ पे होगी, पवन जहाँ पे पर्वत के सम्मुख भाग पे टकराएगी वहाँ पे वर्षा होगी। यहाँ पे जैसे इस भाग में पर्वत के इस भाग से पवनें आ रही हैं, यहाँ समुद्र है, इस भाग समुद्र से ये पवनें आर्द्रता लेकर के चलेंगी और आर्द्रता लेकर के यहाँ पे संघनित हो जाएंगी और वर्षा कर देंगी। नीचे उतरते हुए शुष्क हो जाएंगी और यहाँ वर्षा नहीं कर पाएंगी। तो इस भाग पे वर्षा नहीं होती और इस पवन के इस सम्मुख भाग पे वर्षा हो जाती है।
तो यहाँ पे वर्षा होगी और यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, तो ये तो वृष्टि क्षेत्र हो गया और ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, रेन शेडो एरिया हो गया। तो भारत के इस भाग से दक्षिणी पूर्वी पवनें जब इस 0 डिग्री को पार करते हुए दाएं हाथ की ओर घूम जाती है, तो इसके भारत का पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग यानी कि ये जो भाग है ये पश्चिमी घाट का भाग है। ये कौन सा भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। ये बात अलग है पश्चिमी घाट कैसे बना, वो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, ये केवल एक कगार है। प्रायद्वीपीय पठार की एक क्या है? कगार है। कगार का मतलब जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये इसका किनारा है, ये किनारा जैसे ये मतलब कि ऐसे तिरछा हो गया भारत, तो इसका कगार ऊपर हो गया, तो ये कगार क्या बन गया? ऊंचा हो गया। ऊंचा होने से इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है, ठीक है। यानी कि पहाड़ियों या प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी कगार को घाट बोला जाता है। तो घाट की भी फुल फॉर्म आपको पता चल गई होगी कि घाट किसको कहते हैं, यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके किनारों को घाट कहा जाता है। तो यहाँ पे ये घाट ऊंचा है, तो ऊंचा होने के कारण जो ये दक्षिणी पूर्वी पवनें आ रही हैं, ये पवनें आकर के कहाँ टकराएंगी? इस भाग में टकराएंगी। तो यानी कि जैसे ये ऊपर उठा हुआ भाग है तो इसके इस तरफ तो वर्षा हो जाएगी, यहाँ पे तो वर्षा हो जाएगी, और ये पवनें जब इसको पार करके नीचे उतरेंगी तो इस भाग में वर्षा नहीं कर पाएंगी, और नहीं करेगी तो इसका मतलब ये जो क्षेत्र है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा। ये वृष्टि क्षेत्र वाला हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ लिए थे? 200 सेंटीमीटर वाले पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी घाट है भारत का, ठीक है। इस पश्चिमी घाट का ये कौन सा भाग हो गया? पश्चिमी भाग हो गया। ये पूर्वी भाग हो गया, तो पूर्वी भाग तो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, यानी कि ये रेन शेडो एरिया में आ जाता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती। और ये पश्चिमी भाग है इसका, यहाँ पे वर्षा होती है, यानी ये वृष्टि वाला क्षेत्र है। और वृष्टि वाला क्षेत्र भी कौन सा है? भूमध्य रेखा के पास में वर्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये जो एक क्षेत्र है ये उष्ण सदाबहार है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में आ जाती है। दूसरी हम बात करें यहाँ से, ये पवनें आगे बढ़ते हुए जाएगी, तो आगे बढ़ेगी तो ये जो क्षेत्र हैं भारत का अंडमान निकोबार वाला, ये भी एक द्वीपीय क्षेत्र है। ये भी द्वीप यानी पहाड़ी निकली हुई है समुद्र में, यहाँ पे पहाड़ी निकली हुई है, तो ये पवनें इनसे टकराएंगी तो यहाँ पे भी घनघोर वर्षा कर देगी। ये जो क्षेत्र है इनमें भी क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। हमने दूसरा पॉइंट यही लिया था। तीसरा हमने लिखा पूर्वी राज्यों। तो पूर्वी राज्य यहाँ पे भारत के कौन से हैं? 7 सिस्टर वाले राज्य हैं। 7 सिस्टर किसको बोलते हैं? सिक्किम है, असम है, और मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। इनको यहाँ पे 7 सिस्टर बोला जाता है। इनको पूर्वी राज्य भी बोला जाता है। तो इन पूर्वी राज्यों में जो ये पवनें आती हैं, ये पवनें आएंगी तो इस भाग में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो यहाँ पे इस आकृति में है। यहाँ पे जयंता है, खासी है, गारो है, जो पहाड़ियाँ हैं ये पहाड़ियाँ कीप के आकार की हैं, यानी इधर से कोई पवन आएगी वो इसकी तली में यहाँ पे कैद हो जाएगी, यानी इस पर्वतीय क्षेत्र को पार करके नहीं जा पाएंगी। समझ गए बात? अगर ये पवनें यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगी तो इस भाग में क्या कर देंगी? वर्षा कर देंगी। यहाँ पे खूब वर्षा करती हैं ये पवनें। यहाँ पे वर्षा करने के बाद में इनको केवल एक ही रास्ता मिलता है, वो रास्ता इधर वाला मिलता है, क्योंकि पवन के सामने पवन नहीं जा सकती। इधर से पवन का प्रेशर रहेगा तो पवन इसके सामने नहीं आ पाएगी, तो इसको केवल एक रास्ता मिलता है, वो ये मिलता है कि हिमालय के समानांतर ये आगे की ओर निकल जाए। यानी यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसके समानांतर आगे की ओर निकल जाएगी। आगे जा कर के इसकी तली वाले भाग है, इसमें ये टकरा करके वर्षा करेगी। तो तली में यहाँ पे हमने एक बात और की है, तराई प्रदेश। तो वो तराई प्रदेश कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। हमने जब बात की थी हाथी घास, उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति पढ़ी थी, उसके अंदर हमने हाथी घास की चर्चा की थी भारत में। तो वो हाथी घास कहाँ पे है? तराई क्षेत्र में है। तराई क्षेत्र किसको कहते हैं? देखो इसको एक बार देख लो, यहाँ कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पे अगर वर्षा हो रही है, ये वर्षा का क्षेत्र है, यहाँ पे ये वर्षा वाला बादल है, बादल से वर्षा होगी, वर्षा से यहाँ पे एक नाले रूप में एक नदी निकलेगी या नाला निकलेगा। ये नाला यहाँ से अपने साथ में मलबा लेकर के चलेगा, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को साथ में लेकर के चलेगा। तो वो टुकड़े यहाँ आकर के
इसकी तली में आकर के इसके फुट हिल जोन में इसके जो पादीय क्षेत्र हैं, पर्वत के पादीय क्षेत्र होते हैं, फुट हिल जोन होते हैं, यहाँ पे इन पर्वतीय जो कंकड़ पत्थर हैं इनको इकट्ठा कर देगा। यहाँ पे ये पानी अपने साथ में जो भी चट्टानी टुकड़े लेकर के आएगा, पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरेगा तो वहाँ पे बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पे जमा होते चले जाएंगे और ये जमा हो जाएंगे तो ऊपर से जो पानी आएगा वो इन पत्थरों में लुप्त हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, अगर यहाँ पे कोई पर्वतीय क्षेत्र के तली में पत्थरों का एक ढेर लग जाए, पत्थरों का एक, यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट्स बोलते हैं इनको, इन कॉन्ग्लोमरेट्स का एक ढेर लग जाए तो यहाँ से आने वाला जो पर्वतीय क्षेत्र का पानी है वो पानी इन पत्थरों में लुप्त हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमें जहाँ पे नहीं दिखाई देता है वो तो कहलाता है भाबर। क्या कहलाएगा? भाबर कहलाएगा। और ये जो पानी रिस करके आगे की ओर, यहाँ पे ये धरातल है, यहाँ पे क्या है? धरातल है। तो इस धरातल में रिस करके इस तली वाले भाग में, यहाँ पे इस भाग में आकर के यहाँ पे आपको नज़र आएगा, यहाँ पे दलदली भूमि आपको नज़र आएगी, कीचड़ नज़र आएगा। तो इस दलदली यानी वापस ये पानी दिखाई देने लग जाता है मैदानों में या धरातल पर, तो इसको हम कहते हैं तराई। और ये तराई कहाँ पर है? हिमालय के दक्षिण में, यहाँ पे जो हिमालय की तली वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, यहाँ पे ये तराई क्षेत्र है भारत का। यहाँ पे इसके आगे ये पानी एक धारा या एक नाले के रूप में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा तो यहाँ जहाँ तक ये पानी एक बार पहुँच चुका है अब नहीं पहुँच रहा, एक बार यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ पे जो अवसाद हैं जमा किया इसने, तो इस भूमि को तो ये कहता है बांगर यानी पुरानी मिट्टी। और ये बार बार यहाँ पे, जैसे इस क्षेत्र में बार बार यहाँ पे अवसाद को जमा करता चला जाता है तो इसको कहते हैं खादर। ये चार जो बातें हैं इनको ध्यान में रख लेना, यानी कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है। तो ये चारों चीज़ें कहाँ पे होती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों के पास में होती हैं। तो अपने भारत में जो तराई क्षेत्र है, यानी इधर से आने वाली शाखा यहाँ पे वर्षा करेगी, और ये क्षेत्र कौन सा है? तराई वाला क्षेत्र है भारत का। तो यहाँ पे भी वर्षा ज़्यादा होगी, जिसके कारण 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। तो यहाँ पे वन कौन से होंगे? सदाबहार वन होंगे। जिन वनों में हमने बात की है कौन कौन से होंगे? रबड़ होगा, सिनकोना होगा, एबनी होगा और आबनुस होगा। इस प्रकार के जो वन होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। तो ये जो वन है इन क्षेत्रों में है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये उष्णकटिबंध, ये सदाबहार वन भारत में कहाँ पर हैं? हमने क्षेत्रों की बात की तो 1 नंबर पे पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला क्षेत्र हो गया, 2 नंबर पे यहाँ पे अंडमान निकोबार वाला हो गया, 3 नंबर पे यहाँ पे पूर्वी राज्यों का हो गया और 4 नंबर पे ये तराई वाला क्षेत्र हो गया। यानी कि इतनी जानकारी आपको बहुत है, तो इतनी जानकारी आप इसको ध्यान में रखते हुए इसको नोटबुक में आप लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें नेक्स्ट की, तो दूसरा प्रकार हम ले रहे थे मानसूनी वाला। कौन सा ले रहे थे? मानसूनी या पतझड़ प्रकार की। वृक्ष वही हैं मानसूनी वाले, आम है, शीशम है, सागवान है, पाइन है, फर है, वही वनस्पति है जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ी थी, जो विश्व के संदर्भ में वही वनस्पति है, लेकिन इसके क्षेत्र जो हैं वो क्षेत्र भारत वाले हैं। हमने पढ़ा विश्व के संदर्भ में और अब पढ़ेंगे हम भारत के संदर्भ में। तो ये जो क्षेत्र हैं वो अलग हैं। यहाँ पे बात करें हम इनके क्षेत्रों की, पतझड़ वालों की। पतझड़ में हमने वर्षा को लिया 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा इतनी होती है, 100 से 150 होती है। जिसके अंदर भारत के कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? जिसके अंदर यहाँ पे हम बात करें, ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाला, आंध्र प्रदेश वाला, जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पे किनारों पे, ये वाले क्षेत्र ये आ जाएंगे, महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों में जो वनस्पति होगी वो वनस्पति मानसूनी या पतझड़ प्रकार की होगी। ये एक बार साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। यहाँ पे वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि इधर से आने वाली शाखाएं यहाँ पे वर्षा कर देगी, यहाँ पे कर देगी, आगे निकल जाएगी, तो इन भाग में वर्षा क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे हम बात करें वर्षा की शाखा की,
तो इधर से एक शाखा जाएगी, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है विंध्याचल और सतपुड़ा, इसके मध्य से निकल करके आगे बढ़ते हुए यहाँ से जो शाखा जाएगी इसका एक भाग इधर आएगा, दोनों आपस में मिल करके यहाँ पे वर्षा कर देंगी। इधर से आने वाली, ऊपर से आने वाली तो वृष्टि छाया प्रदेश के कारण यहाँ पे शुष्क रहती है, पवनें तो वर्षा नहीं कर पाती। तो ये जो क्षेत्र हैं ये मानसूनी वाले क्षेत्र हैं या पतझड़ प्रकार के वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। इसके अंदर आपको वन वही लेने हैं जिसमें साल है, शीशम है, महुआ है, आंवला है आदि प्रकार के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे की जो वनस्पति होगी वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।